हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस स्टार्ट किया था और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने कर दिए थे। तो दो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे थे इसमें जो मैंने बोला था आपको मैं नए लेक्चर में करा दूंगा। तो आज हम उन दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज़ को और ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इसका जो लेक्चर नंबर 41 सी फाउंडेशन का है और इस टॉपिक का पहला लेक्चर वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस जब होगा तो हमें उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। तो उसमें हमने बोला कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे बिजनेस, वो डिपेंड करेगा कि वो जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की ट्रांजेक्शन्स करते हैं कैसे करते हैं। वो कैजुअली करते हैं, मतलब नॉर्मली वो नॉर्मल सेल्स करते हैं, बट कुछ एक आध सेल्स उनकी बहुत कम 5-10% सेल्स उनकी इस पे रहती है, सेल ऑफ अप्रूवल बेस पे। अगर ऐसा होता है तो हम नॉर्मली इन 10% सेल्स को भी नॉर्मल सेल्स बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम जो मेन लेजर हमारे होते हैं वहाँ पे एंट्री करते हैं, कस्टमर को डेबिट करते हैं और सेल को क्रेडिट करते हैं। अगर फिर बाद में ये होता है कि वो गुड्स वापस करता है तो हम वापस उल्टा एंट्री करते हैं, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और बाद में एट द पीरियड एंड अगर कुछ आइटम उसके पास बचे हुए तो मीन्स ये सेल नहीं हुआ है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के हिसाब से हमें इसको सेल नहीं मानना था, बट हमने पहले ही सेल की एंट्री कर दी तो हम उस एंट्री को रिवर्स करते हैं। और फिर उसके पास जो गुड्स बचे होते हैं अगर वो सेलिंग प्राइस पे होते हैं तो उनको हम कॉस्ट प्राइस पे लाते हैं और वो जो अमाउंट है हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, क्योंकि अब वो ट्रेडिंग वाले अकाउंट में जो परचेज पार्ट है उसके साथ नहीं है, वो अलग से हम दिखा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। और फिर जो बैलेंस शीट में क्लोज स्टॉक आएगा वो स्टॉक जो मेरे दुकान में पड़ा है और प्लस जो मेरे इस बंदे के पास, कस्टमर के पास पड़ा हुआ था। इस तरीके से हमने वो पहला पार्ट कर दिया था। फिर हमने बोला अगर ये फ्रीक्वेंटली कर देगा, मतलब महीने में 2-3 बार ऐसे ऐसे कर लेता है, तो उसमें हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, उसमें हम ये चीज़ सही नहीं रहेगा कि हम इसको सेल मानेंगे। क्यों? पहले में क्या होता था, 90% ट्रांजेक्शन नॉर्मल होती है, सिर्फ 10% ट्रांजेक्शन होती है, तो हम क्या करते थे, इसको सेल मानते थे। बट यहाँ पे अब क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही है तो अगर हम इट मीन्स फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली रिटर्न्स हो जाएंगी और फ्रीक्वेंटली एट द एंड भी बहुत सारा माल बचा होगा कस्टमर के पास, तो इस सब की एडजस्टमेंट करना हमें वो लंबा पड़ेगा। कि हम क्या करते थे, उसको सेल मानते थे, हम बोलते थे 10% ट्रांजेक्शन से ठीक है मान लो ना सेल, उसको 10 में से हो सकता है 4% वापस आ जाए तो ठीक है, क्या दिक्कत है, 4% का ही रिवर्सल करना है। बट यहाँ अगर देखो आप 50% ट्रांजेक्शन हो रही है तो 50% का ऐसे हिसाब रखना, उसको सेल मानना, तो आप अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों को सेल दिखाओगे जो आपकी मतलब रियलिटी में सेल नहीं होगी। तो वहाँ पे हम इसको पहली इंस्टेंस में सेल नहीं मानते जब फ्रीक्वेंटली होगा या न्यूमरसली। फ्रीक्वेंटली आप लगा लो अगर 50% और न्यूमरसली मीन्स 70-80% यही ट्रांजेक्शन होती है। तो इन दो केसेस में तो समझ आया आपकी बात कि कैजुअली अगर होगी ट्रांजेक्शन तभी हम उसको सेल मानते हैं पहले, अदरवाइज नहीं मानते। हालांकि उसमें भी हमने ख्याल रखना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का AS9 का कि एट द पीरियड अगर कोई चीज़ अभी भी दुकान में पड़ी है उसको हमें रिवर्स करना है। बट यहाँ पे जहाँ फ्रीक्वेंटली होती है, न्यूमरसली होती है, वहाँ पर हम सेल सिरे से ही नहीं मानते हैं। क्यों? वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो हर किसी को सेल मानना सही नहीं रहेगा। तो फिर क्या करते हैं हम सर, जहाँ फ्रीक्वेंटली होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जिस तरह से हमने पढ़ा था ना इन्वेंट्री में हम हिसाब रखते हैं, इस तरह यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक कॉलमनर फॉर्म में आप देखो यहाँ पे एक हिसाब रखते हैं। देखो मैं यहाँ पे बताऊँगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अब आपने जो गुड्स बेचे आप उसको सेल मत मानो, बल्कि यहाँ पे आप क्या करो, आप एक डे बुक बनाते हो जिसका नाम है सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक। ठीक है, आप सेल ऑफ गुड्स की कोई एंट्री नहीं करते हो, बल्कि आप एक डे बुक रखते हो जिसके आप 4 कॉलम्स बनाते हो। ठीक है, एक गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, उसमें से जो गुड्स रिटर्न हो गए वो गुड्स अप्रूव हो गए और बैलेंस। तो इससे आपको अब क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली बेचोगे, जब आप गुड्स को बेचोगे तो आप क्या करना मेरे दोस्तों, आप यहाँ पे एंट्री कर देना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सपोज इस डेट को आपने कर दिया, 1 अप्रैल को कर दिया, किस बंदे को कर दिया, ठीक है ना, और कितना अमाउंट कर दिया, ये सारा चीज़ आप कर दोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जब आप गुड्स को बेचोगे तो कॉलम नंबर 1 to 4 में आप एंट्री करोगे। अगर उसने वापस कर दिए तो 5 to 8 पे एंट्री करोगे, और अगर उसने अप्रूव कर दिए तो यहाँ पे कर दिए, और फिर बैलेंस जो बचा होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हो, अकाउंटिंग एंट्री जो मेन लेजर आपकी होती है वो कब होगा, जब वो अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव करेगा तभी जितना उसने अप्रूव कर दिया उतने पार्ट के लिए आप एंट्री करोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेन लेजर की बात करता हूं, ये डे बुक आप अलग से बना रहे हो तो आप उसके लिए एंट्री करोगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और फिर
दूसरी एंट्री क्या करोगे आप, और कोई एंट्री नहीं करनी है, रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करनी है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। क्यों ना, आप इसको सेल मान रहे हो ना फिर इसको सेल का रिवर्स करना है। बट जो गुड्स वो अप्रूव करेगा उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और क्या करना पड़ेगा सर, जितने भी गुड्स हमें उसके पास पड़े हुए हैं उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। हमें करना पड़ेगा उसके इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। किस पे, कॉस्ट वैल्यू पे, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, वो माल सर मेरे पास नहीं पड़ा है, मेरे गोदाम में नहीं पड़ा है, वो मेरे कस्टमर के पास पड़ा है, तो उसको मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा। बस इस केस में हम यही 2 एंट्री रहती है। जब जब वो अप्रूव करेगा तब इधर एंट्री आएगी, और जब जब वो जितना उसके पास बड़ा होगा बैलेंस, उसका हमने देखना है कॉस्ट कितनी है, वो हमें इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करना है, जो नॉर्मली वहाँ पे भी होता था। वहाँ पे भी अगर आप इसको कोरिलेट करोगे ना कैजुअल वी में भी, तो एंड में तो यही 2 एंट्रीज होती थी। बट वहाँ पे हम क्या करते थे, पहले सबको सेल मानते थे, पहले इस सब को सेल मानते थे, इसमें से इसको लेस करते थे और इसकी कोई एंट्री नहीं करते। पर यहाँ पे हम क्या, और इसमें से जो बचा होता था इसकी रिवर्स करते। पर यहाँ पे बोलते हैं ना इसको करेंगे ना इसको करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे। और यहाँ पे जो माल बचा होगा उसमें से हम देखेंगे हमारे पास कॉस्ट कितना है, उतने वैल्यू पे हम इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला है कि हम क्या करते हैं, ये मेमोरेंडम बुक्स होते हैं बेसिकली मेरे दोस्तों। तो मेन लेजर में हम अकाउंट की एंट्री नहीं करते, जो हमारा सेल्स लेजर होता है या सेल्स अकाउंट होता है वहाँ पर हम अकाउंट एंट्री नहीं करते, बल्कि मेमोरेंडम बुक्स जो हमने ये डे बुक बना दिया वहाँ पर हम एंट्री करते हैं। तो बोलता है जब आप इंडिविजुअली, तो ये आपके मेमोरेंडम बुक्स है, इसको याद रखो, ये मेमोरेंडम बुक्स है, ये मेन बुक्स आपकी नहीं है। तो बट यहाँ पे भी आपने तो उस लिखा लतीफ़ को भेजा या किसको भेजा सेल ऑफ गुड्स, तो आप क्या करते हो मेमोरेंडम बुक में, मेन लेजर में नहीं है। आज तो आप डेटर का मेन लेजर में बनेगा, जनरल लेजर में वो नहीं, इधर आप एक लेजर रखते हो, वहां पे आप क्या करते हो, कस्टमर को, उस कस्टमर को जिसका बंद है, तो आप एक लेजर रखते हो गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। क्या रखते हो, एक तो आपकी जनरल लेजर है अलग से सेल्स लेजर, जहां पे आप बोलोगे इस कस्टमर को दे दिया, और फिर वहां से पोस्टिंग करते हो, जो नॉर्मली अपने सब्सिडी बुक्स में पढ़ता है। एक सेल्स बुक होता है ना, फिर सेल्स अकाउंट होता है और लेजर अकाउंट होता है। उस कस्टमर का लेजर अकाउंट होता है, उसमें डालोगे, और सेल्स अकाउंट में टोटल सेल्स डालोगे। उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि अलग से आप मेमोरेंडम डे बुक बनाते हो, जहाँ पे आप कुछ लेजर अकाउंट्स बनाते हो। एक रखते हो गुड्स ऑन अप्रूवल, इस पे आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। गुड्स ऑन अप्रूवल, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, और फिर आप क्या रखते हो, एक कस्टमर के अकाउंट। तो जब उसको आपने दे दिया, तो आपने उसको वहाँ पे डेबिट कर दिया, उसके मेन लेजर में नहीं, बल्कि वहाँ पे आपने उसको डेबिट कर दिया, और गुड्स ऑन अप्रूवल जो है इसको आपने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, अगर उसने वापस कर दिया तो इसको आप डेबिट करोगे और उसके कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगर उसने गुड्स अप्रूव कर दिए, तो ये मेन लेजर में ये एंट्री हो जाएगी। मेन लेजर में क्या एंट्री हो जाएगी, अब आप क्या करोगे, सेल्स बुक में उसको क्या करोगे, उस कस्टमर का नाम रखोगे कि हाँ इसको हमने बेचा, और सेल्स लेजर का जो टोटल होगा वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही है, इट मींस आपने सब्सिडी बुक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है। तो मेन एंट्री ये पड़ती है जब वो गुड्स को अप्रूव करता है, तब आप इसके कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हो मेन लेजर में, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो। हालांकि आप एंट्री करते हो सेल्स बुक में, और सेल्स बुक में जितना भी उस मंथ का टोटल आएगा वो सेल्स अकाउंट में जाएगा, और वहां से फिर इंडिविजुअल ये आपके डेटर बन के उनके अकाउंट्स में पोस्टिंग हो जाएगी। और फिर जब गुड्स जो लास्ट में बचे होते हैं मेरे दोस्तों, वो किसके बराबर आएगा, जो हमने गुड्स बेचे थे माइनस जो रिटर्न हो गए माइनस जो अप्रूव हो गए। उसमें आप क्या करते हो, फिर प्रॉफिट एलिमेंट लेस करके जितना भी अमाउंट बचेगा वो आप ट्रेडिंग अकाउंट से लेस करते हो, रिप्रेजेंट द गुड्स विच आर विद द कस्टमर्स। ठीक है, इसमें कुछ खास बोलने लायक है नहीं। तो फाइनली आप 2 ही एंट्री करते हो। एट द टाइम ऑफ अप्रूवल आप कस्टमर अकाउंट डेबिट करते हो टू सेल्स अकाउंट, और फिर जो जितने भी गुड्स आपके कस्टमर्स के पास पड़े हैं, गुड्स विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेस्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये था अगर फ्रीक्वेंटली है। अब अगर न्यूमरसली है तब आप क्या करते हो मेरे दोस्तों, तब अगेन आप कुछ मेमोरेंडम डे बुक्स बनाते हो, और इस तरह से भी नहीं रखते हो। यहाँ पर आप ऐसा हिसाब रखते थे, बोलते फ्रीक्वेंटली है, बट जब बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी इस हिसाब को रखने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि आप क्या करते हो, मेमोरेंडम डे सीधे कुछ लेजर बनाते हो, मतलब आप अलग से एक अकाउंटिंग करते हो। एक तो आपके मेन लेजर अकाउंट्स है, उधर नहीं करके आप अलग से कहीं और अकाउंटिंग करते हो, तो वहाँ पे हिसाब रखते हो। और जब मेन अकाउंटिंग हो जाएगी, जैसे यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगी, तब मेन बुक्स में एंट्री करते हो और यहाँ पे रिवर्सल करते हो। मतलब ये आप समझ लो, आप 2 बुक्स बनाते हो, एक मेन अकाउंटिंग बुक्स और अलग इसके लिए बुक्स बनाते हो, और इसमें से जो एक्चुअल अप्रूवल हो जाएगा उसको मेन बुक्स में लेते हो, जिसके बेस पर आप फिर ट्रायल बैलेंस और बहुत सारी चीज़, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाओगे। बट जो ये मेमोरेंडम बुक्स बनते हैं, ये भी याद रखो, यहाँ पे भी मेमोरेंडम बुक्स बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरेंडम बुक्स में आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो, बट वो मेन अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, वो उसमें नहीं जाती है, जो जिससे आप फाइनेंस में, आप समझ लो आप 2 बुक्स बनाते हो। कभी सुना है ना होटल्स में वो 2 बुक्स बना के रखते हैं, एक में
वो जिनका बिल नहीं बनाते हैं, दूसरा जिनका बिल देते हैं, तो बिल बना के वो अपने फाइनेंशियल सही में दिखाते हैं, जिसके ऊपर वो टैक्स वैक्स देते हैं, बाकी सारा ब्लैक मनी होता है। वो कहने का यहाँ पे गर्ज नहीं आता, बट यहाँ पे भी हम 2 बुक्स बनाते हैं। एक इसके लिए रखते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, टेम्परेरी बेस पे, और जो फाइनली अप्रूव होते हैं उनको मेन लेजर में ले लेते हैं, ताकि हमें हिसाब रहेगा। हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते जो इधर हमने कैलकुलेशन कर दी थी प्लस माइनस करके, इतना लंबा नहीं हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें भी आपको खो जाने के चांस है। क्यों? ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा, आप इनको नॉर्मल जैसे ट्रांजैक्शन करते हो वैसे कर लो, बट मेमोरेंडम बुक्स में, और मेन बुक में सिर्फ वो करो जो अप्रूव हो गई। देखो इसमें हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ आपके लिए। हालांकि ये 2.2.2 एंड 2.2.3 आपके लिए रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट हाँ थ्योरेटिकल ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ये मेमोरेंडम बुक्स क्या होता है, ऐसा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये मेमोरेंडम बुक्स हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। When transactions are numerous, a business maintains the following books. क्या बनाता है वो? एक बनाता है सेल और रिटर्न डे बुक। क्या बनाता है? सेल और रिटर्न डे बुक। यही मतलब हम बोलते हैं ना जर्नल डे बुक, तो नॉर्मली आप सेल और रिटर्न डे बुक बनाते हैं, और सेल और रिटर्न लेजर, मतलब एक जर्नल काइंड ऑफ बनाता है सेल और रिटर्न बेस पे, और एक लेजर बनाता है। लेजर कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर। तो लेजर में क्या रहता है? जितने भी ये कस्टमर्स है जिनको आप ये बेचते हो उनका रहता है, एंड द सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, और रहता है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, मतलब दिस है सेल्स अकाउंट रहता है काइंड ऑफ। एक कस्टमर अकाउंट रहता है और सेल्स अकाउंट रहता है लेजर में। और डे बुक में क्या रहता है? उसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं फ्रॉम ईयर दीज आर एंटर्ड इन द सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। समझ आई बात? तो आप क्या करते हो? डे बुक रखते हो जिसका नाम रखते हो आप सेल और रिटर्न डे बुक। ये सारी मेमोरेंडम बुक्स है, मतलब ये मेन बुक्स नहीं है, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर बुक्स। मेमोरेंडम बुक्स का मतलब होता है वो बुक्स जो पार्ट ऑफ रेगुलर बुक्स नहीं है, तो ये अलग से खाते होते हैं और वो अलग होता है। यहाँ पे आपने 2 बुक्स बनाए, एक डे बुक बना दिया और लेजर बना दिया। लेजर में आपने रखा कस्टमर्स का और सेल अकाउंट का। तो सबसे पहले आप एंट्री कहाँ करोगे? सेल्स डे बुक पे। जब जब आप किसी कस्टमर को भेजोगे सेल अप्रूव पे, तो डे बुक पे एंट्री करोगे। उसके बाद जितना भी टोटल होगा वो जाएगा कहाँ पे? सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट में, और इंडिविजुअल कस्टमर्स को आप डेबिट करोगे। उसके बाद क्या होगा? देखो फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्टेड रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन। यहाँ पे पूरी अकाउंटिंग हो रही है, वहां पे हम टेबल में हिसाब रखते थे और कुछ का एंट्री करते थे, बट यहाँ पे सबकी एंट्री होगी, बट मेमोरेंडम डे बुक में। और मेन अकाउंटिंग एंट्री जो होगी वो जनरल लेजर में हो जाएगी। देखो कैसे? व्हेन गुड्स आर सेंट टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, व्हेन गुड्स आर सेंट टू कस्टमर्स, जब हम कस्टमर्स को गुड्स देते हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, दे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सेल और रिटर्न डे बुक। पहले तो जनरल में एंट्री हो जाएगी, डे बुक में एंट्री हो जाएगी, तो वो यहाँ पे कौन सा है? सेल और रिटर्न डे बुक। सेल और रिटर्न इसका नाम है। देयर आफ्टर इन द सेल और रिटर्न लेजर। अब सेल और रिटर्न लेजर जो आ गया, ऑल द कस्टमर्स आर इंडिविजुअली डेबिटेड। पहले आपने डे बुक में एंट्री कर दी, जब जब जितनी भी ट्रांजेक्शन दिन में हो गई, सपोज 5 ट्रांजेक्शन हो गई, और शाम को आपने क्या कर दिया, जो कस्टमर्स है उनके अकाउंट्स को आप क्या करोगे? डेबिट। मेन लेजर में नहीं, मेन बुक्स में नहीं, इधर जो आपने मेमोरेंडम बुक्स में वो लेजर रखा है ना, उसमें आप ये जो लेजर रखा था जिसमें आपने कस्टमर्स के अकाउंट रखे, वहां पे इनको डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे? सेल और रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली उनको कस्टमर को डेबिट करते हैं। सपोज 10 दिन 15 दिन बाद जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स इन्फेक्ट हो गए उनको इंडिविजुअली डेबिट करते हैं, और जितना भी सेल और रिटर्न का टोटल होता है वो हम सेल और रिटर्न अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे हम सब्सिडी बुक्स में करते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर ने गुड वापस दे तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर रिवर्स एंट्री हो जाएगी। कस्टमर्स को हम क्रेडिट करेंगे और सेल और रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ठीक, जब पता चलता है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर दिए, जब उस पता चला कि गुड्स एक्सेप्ट कर ले, तो हम क्या करेंगे? सेल और रिटर्न डे बुक में क्या करेंगे? अब कस्टमर को क्या करेंगे? कस्टमर को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, और सेल और रिटर्न को डेबिट करेंगे। और जो आपकी नॉर्मल बुक है वहां पे क्या करोगे? कस्टमर को डेबिट करोगे और सेल को क्रेडिट करोगे। देखो मेमोरेंडम सेल्स लेजर में आप क्या करोगे? सेल और रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे और कस्टमर को क्रेडिट करोगे, क्योंकि यहां पे आपका हिसाब खत्म हो गया। अब क्या करोगे? ये सेल और रिटर्न डे बुक तो टेम्परेरी था, यहां पे उसको खत्म कर दिया। अब जो मेन लेजर है वहां पे आप बोलोगे अब इसने अप्रूव कर दिया ना, तो कस्टमर को डेबिट करोगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो। तो यहां पे मेन एंट्री ये पड़ जाती है। ये यहां से मेमोरेंडम डे बुक में ये एंट्री पड़ गई कि आपने वापस रिवर्स एंट्री, पहले आपने पूरा सेल माना था और कस्टमर को डेबिट किया था। अब कस्टमर ने बोला कि मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो सब्सिडी बुक जो मेमोरेंडम बुक है वहां पे आप क्या करते हो? कस्टमर को क्रेडिट करते हो और सेल और रिटर्न डे बुक को डेबिट, सेल और रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हो। और जो मेन आपका बुक है उधर आप नॉर्मल सेल की एंट्री करते हो, कस्टमर को डेबिट करते हो और सेल को क्रेडिट करते हो। ठीक है। और एट द ईयर एंड इन द सेल और रिटर्न लेजर द सम ऑफ द डेबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट ऑफ द सेल और रिटर्न। तो टोटल में आपको क्या पता चलेगा फिर लास्ट में जो बचेगा कि किस किस कस्टमर के पास हमें कितना माल पड़ा है, तो कस्टमर के अकाउंट को टोटल करोगे, वो आएगा कि वो किसके बराबर होना चाहिए? सेल और रिटर्न पे आपका कितना माल पड़ा हुआ है, बट वो होगा सेलिंग प्राइस पे। तो उसमें आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस लेस करके जो होगा बाकी जो पार्ट बढ़ेगा वो आप करोगे इन्वेंटरी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू
ट्रेडिंग अकाउंट, बचेगा वो माल जो आपका कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से लेस करोगे। ये सब्सिडी, ये मेमोरेंडम बुक्स है, मेन लेजर में सिर्फ ये एंट्री होती है और ये एंट्री होती है। ठीक है दोस्तों। In short, under this method, the entries are passed in the regular book only at the time of sale or year end if the inventory is still lying with the customer. तो दूसरा और तीसरा मेथड जो है, अगर आप फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली करते हो तब आप पहले ही सेल नहीं मानते हो, सिर्फ जो अल्टीमेटली उस कस्टमर ने अप्रूव किया सिर्फ उसको सेल मानते हो, उसकी अकाउंटिंग एंट्री मेन अकाउंटिंग एंट्री करते हो। यहाँ पे आप कोई मेमोरेंडम बुक्स नहीं बनाते थे नॉर्मली एज सच, तो बस एक कॉलम रखते थे, वहाँ पे हिसाब रखते थे, तो सारा गेम उधर होता था और जो मेन अप्रूवल होती है उसकी एंट्री होती है। यहाँ पे भी वही मेन अप्रूवल होती है, बट यहाँ पे पूरी मेमोरेंडम बुक्स बनती है और वहाँ पे उसका हिसाब रहता है। अब इस लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपके एग्जाम में क्या होता है ना मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्तों। तो मैंने कोशिश की कि क्योंकि आज हमारे पास टाइम था, ये आपको बाकी टॉपिक्स में भी करना है, इंशाल्लाह मैं भी करा दूंगा वंस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 12 मार्क्स जो है यहाँ से ही आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में, और इस चैप्टर से आने के चांसेस है। तो ज़रा इनको हम डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी। अब बताओ क्या बोलता है, आपको बोलना है ये ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है। गुड्स सोल्ड ऑन, ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस और नॉट रिकॉर्ड्स एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? बोल रहा है कि हम इसको क्रेडिट सेल नहीं मानते इनिशियली। ये गलत बोल रहा है। क्यों सर? हम मानते हैं, जब कैजुअली होता है तब मानते हैं ना। हाँ सर, तब हम इनको क्रेडिट सेल मानते हैं। ये बोलता है और नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, तो ये गलत बोल रहा है, हम तो इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसका अपने आंसर भी लिखना होता है। तो मैंने आपको बोलता है फॉल्स, वी कंसिडर देम एज ए क्रेडिट सेल्स। हालांकि बस हम क्या करते हैं, रिवर्सल करते हैं उन सेल्स का जो रिजेक्ट हो गई या जो लास्ट में पड़ी हुई है। The customer retains the goods even after the expiry of the mentioned period, but this does not conform to the sale of goods as there is no express consent given. ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा था? हमने कल पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कब बोलता है कि इन केसेस में सेल मान जाती है अगर वो गुड्स को अपने पास रखता है बियॉन्ड दैट पीरियड और कुछ नहीं, नोटिस ऑफ रिजेक्शन नहीं देता है, तो वो तो सेल मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड डीम्ड सेल्स। तो ये भी ये गलत बोल रहा है, ये भी ये गलत बोल रहा है, फॉल्स। इसमें लिखना है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इफ द कस्टमर डजंट गिव एनी नोटिस ऑफ रिजेक्शन and keeps the goods beyond that time it is considered as a deemed sale। तो ये गलत बोलता है। तीसरा पार्ट, at the end of the year those goods on approval basis awaiting approval, those goods on approval basis awaiting approval from the customer are shown as part of the sales in the books of seller। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? बोल रहा है वो माल जो भी कस्टमर के पास पड़ा है अप्रूवल पे एट द एंड ऑफ द पीरियड, अभी उसने नहीं बोला है कि मैं इनको लूँगा कि नहीं, तो क्या आप उसको सेल्स मानते हो? नहीं सर, उसको हमें रिवर्स करना होता है। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट हमें नहीं उसको सेल माने देगा सर। AS9 हमें मना करता है उससे, तो वो हम सेल नहीं मानते सर। ये गलत बोल रहा है। Question number 4, no entry needs to be passed in the books of the seller when the customer rejects the goods awaiting approval after the closing of the books of the seller। अगर क्लोजिंग हमने कर दी तो क्लोजिंग में तो हमने क्या किया होता है, हमने तो कस्टमर को वापस वो रिवर्सल एंट्री तो की होती है, हमने सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल किया होता है। अब बोलता है अगर उसने कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया माल, अगर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया माल, तो बोल रहा है आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फाइन, हमें कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज सेल इज़ कंसिडर्ड। क्यों? वो तो सेल मानी नहीं होती है, हमने उसको रिजेक्ट पहले ही किया होता है। ठीक है, तो ये ठीक बोल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ट्रू है। द पीरियड विद इन विच द कस्टमर हैज़ टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट इज फिक्सड बाय बायर। ये बायर फिक्स करता है कि सेलर फिक्स करता है? सर सेलर का माल है तो सेलर फिक्स करेगा। सर ये भी गलत बोल रहा है बायर फिक्स करता है, नहीं सेलर फिक्स करता है। Question number 6, mere transfer of the possession of the goods from the seller to the customer under sale on approval basis also ensures transfer ownership। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ पोजेशन कर दिया, मैंने माल उसको बोला तो अपनी दुकान पर रख ले, सेल ऑन अप्रूवल से, तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया? क्या ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है? नहीं सर, ये तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ। मेरे पोजेशन का ट्रांसफर होना ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड अवार्ड नहीं होता है। सर ये गलत बात बोल रहा है। अब देखो, when a large number of articles are sent frequently on a sale return it is necessary to maintain। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंटली करते हो तो आप क्या करोगे? सेल और रिटर्न जर्नल रेंटर
रखते हो, सेल और रिटर्न जर्नल रखते हो जिसमें आप वो रखते हो। हमने पढ़ा था अभी फ्रीक्वेंटली में आप सेल और रिटर्न एक जर्नल रखते हो जिसमें आप ये हिसाब रखते हो। सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर आर नोन एज मेमोरेंडम बुक्स। सर ये मेन अकाउंटिंग बुक्स नहीं होती है, बट इसमें हम हिसाब रखते हैं। सेल और रिटर्न डे बुक जहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल और रिटर्न लेजर में 2 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन सा? कस्टमर वाला अकाउंट और सेल और रिटर्न अकाउंट, मतलब डमी सेल्स काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। ये डमी अकाउंट्स है, मेमोरेंडम अकाउंट्स इनको बोलते हैं, ठीक। अब देखो इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, आसान है। ए सेंट सम गुड्स कॉस्टिंग 3500, ए सेंट some goods costing 3500 at a profit of 25% on sale to B on sale, or B returned goods costing 800 at the end of the economic period, that is on 31st December। तो 3500 का माल बेचा था इसको, 3500 में से इसको 800 का वापस बेचा। अब गुड्स कॉस्टिंग 2700 है, इसने बेच दिए वापस। द इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ इनकी कॉस्ट कितनी है? सर इनकी कॉस्ट तो 2700 है। क्यों? यहाँ पे देखो कॉस्टिंग 3500 है, कॉस्टिंग 800 है, प्रॉफिट इसके बाद वाला आएगा, तो गुड्स तो उसके पास 2700 ही है। द इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट विच पे? कॉस्ट पे रखना, तो उनकी कॉस्ट कितनी है? 2700 है। 2700 में से प्रॉफिट लेस नहीं करना है, बल्कि वो 2700 पे ही है। तो 3 को आएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 3 को आएगा बी पार्ट। A merchant sends, question number 4, a merchant sends out his goods casually to his dealers on approval basis। तो casually dealers को करता है तो सारा सेल मानता है। All such transactions are however recorded as actual sales and repository। It was found that 100 articles at a rate of 200 each sent on approval were recorded at the actual sales at that price। तो अभी हमें पता चला कि हमने 100 आर्टिकल्स बेचे at the rate 200 each। द सेल प्राइस वॉज मेड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 200, इट इज कॉस्ट प्लस 25%। मुझे बताओ द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल बी कितना है? पहले देखो इनका सेलिंग प्राइस कितना है? सर इनका सेलिंग प्राइस है 20,000, 200 इंटू 100, बट इसमें प्रॉफिट है? यस सर, इसमें प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट पे 25%, तो इस पे कितना होगा? सर अगर कॉस्ट पे 1/4 है, सर इस पे 1/5 होगा, इंटू 1/5, तो इसमें 4000 का प्रॉफिट है। तो इन्वेंट्री कितनी हो गई? 20,000 माइनस 4,000, 16,000। तो 6,000 कोई आंसर है? यस सर, इसका ए पार्ट आएगा। आई होप आपको समझ आया। सेलिंग प्राइस है 100 इंटू 200, दैट इज 20,000। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट पे 25%, तो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? सर 20% होगा, तो 1/5 करेंगे तो वो आएगा 4,000, और वो आएगा आपका 16,000 आपका कॉस्ट बचेगा। उमेश सेंड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एज फॉलोज। द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 31 जनवरी। आपको बताना 31 जनवरी को कितने गुड्स पड़े हुए हैं कस्टमर के पास। जरा देखोगे 8 जनवरी को इसने अन्ना को भेजे 3500, अन्ना ने 3,000 एक्सेप्ट कर दिए, 500 रिटर्न करे, 3,000 प्लस 500 3500। अन्ना के पास कुछ पड़ा है? नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। तो बाबू के पास कुछ पड़ा है, बाबू को 2,000 के गुड्स दे दिए, 2800 के गुड्स दे दिए, और बाबू ने 2000 एक्सेप्ट किए, तो बाबू के पास कुछ पड़ा है? 0। चंद्रा 3680 और उसने रिटर्न कर दिया 3680, तो इसका कुछ पड़ा है? द आंसर इज 0। देसाई गुड्स हमने भेजे 1260, उसने एक्सेप्ट किए 1000, वापस कर दिए 260, टोटल कितना हो? 1200, कुछ पड़ा है? 0। तो क्या कस्टमर के पास कुछ पड़ा है? द आंसर इज नील। ठीक है, अब देखो, ए कंपनी सेंड्स इट्स कार्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कंपनी ने डीलर्स को दे दी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस गाड़ियां भेजी, बोला बिक गई तो ठीक, नहीं तो वापस कर देना। ऑल सच ट्रांजैक्शंस हाउ आर ट्रीटेड एज लाइक एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू द सेल्स डे बुक। हम सेल्स मानते। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2 कार्स व्हिच हैड कॉस्ट 55,000 ईच। हमने 2 कार्स भेजी 55,000 ईच, तो दोनों का कॉस्ट कितना हो गया? 55,000 इंटू 2, तो 1,10,000 की गाड़ियां हमने भेजी जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स अभी वो बिकी नहीं होगी। एंड हैव बीन डेबिटेड टू कस्टमर्स एट 75,000 ईच। हमने इनको 1.5 लाख पे डेबिट कर दिया, बट इनकी कॉस्ट कितनी? 1,10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर विल बी, कस्टमर के पास जो गुड्स पड़े उनकी कॉस्ट कितनी है? सर 1,10,000। क्यों? 55,000 ईच है, नंबर ऑफ कार्स 2 है, 55,000 इंटू 2 1,10,000 है। हमने कॉस्ट पे रखना होता है इसको। अब देखो, हाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। ए ट्रेडर हैज क्रेडिटेड सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस एग्रीगेटिंग 60,000 टू सेल्स अकाउंट। तो इसने बोला है कि मैंने गुड्स बेचे हैं सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, तो 60,000 सेल्स माना है। ऑफ दीज गुड्स द वैल्यू ऑफ 16,000 हैव बी रिटर्न। 60,000 हमने वापस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं।
एंड टेकन इनटू इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट 8000, तो हमने उसको इन्वेंट्रीज में लिया है क्योंकि कॉस्ट 8000 थे उसकी, तो हमने डबल ऑफ द इस पे भेजा है। थ्रू द रिकॉर्ड दो द रिकॉर्ड वाज रिटर्न वाज रिमिटेड इन द अकाउंट्स, बट हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मांगता क्या से, इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल 12,000 कॉस्ट बीइंग ₹6,000, एक पार्सल है, मतलब हमारे 12,000 के गुड्स वैल्यूइंग 12,000 बट उनकी कॉस्ट 6,000 है। द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर ऑन द क्लोज डेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइक विद द कस्टमर शुड बी। अगर मुझे बता दो मेरे दोस्तों, अगर हमारे कस्टमर है मेरे दोस्तों, उनके पास हमारा 12,000 का माल है बट उसमें कॉस्ट 6,000 है, उसका टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हमारे माल कितने का है उधर 6,000 है। ये बोल रहा था पहले हो गए थे, हैज क्रेडिटेड जो हमने कर दिए थे, ऑफ दीज गुड्स वैल्यू ऑफ 16,000 हैव बीन रिटर्न्ड एंड टेकन इनटू इन्वेंटरीज, वो फाइन है। बट ये किसी और पार्सल की बात बोल रहा है कि जिसमें 12,000 है, तो और इसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है अब बताओ कितना माल है, तो क्योंकि बाकियों का तो एक्सपायर हो गया है टाइम, सिर्फ 12,000 का माल बचा है जिसका टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है। अब ये 12,000 का एक्सपायर नहीं हुआ तो इसमें कितना कॉस्ट है सर, इसमें 6,000 कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सेल ऑन रिटर्न बेसिस, अंडर सेल ऑन रिटर्न बेसिस द ओनरशिप ऑफ गुड्स पॉसिबल ओनली व्हेन, गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, व्हेन द रिटेलर गिव्स अप्रूवल, यस तब तो होता ही होता है। और इफ द गुड्स नॉट आर रिटर्न विद इन स्पेस, यस ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका आएगा सी पार्ट, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो जो स्पेस पर टाइम हुआ तब तक वापस नहीं करेगा, तो इसका है सी पार्ट। अंडर सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल व्हेन ट्रांजैक्शन इज फ्यू द सेलर विल सेंडिंग द गुड्स ट्रीट्स देम एज, तो वो ऑर्डिनरी सेल मानता है, एंड एंट्री फॉर नॉर्मल सेल इज पास, तो इसका बी पार्ट है, वो उनको नॉर्मल सेल मानता है। अंडर सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस व्हेन द ट्रांजैक्शन आर फ्यू एंड द सेलर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिवर्स द सेल एंट्री, अगर वो रिवर्स करता है सेल एंट्री को, क्योंकि अभी तो गुड्स का एक्सपायरी टाइम नहीं हो गया, तो उसको क्या करेगा, रिवर्सल करेगा, फाइन। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट, अगर उसके बाद कस्टमर रिटर्न करता तब कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं, हमने सेल्स को पहले ही रिटर्न रिजेक्ट कर दिया है, हमने सेल्स को पहले ही रिवर्स कर दिया है अकाउंटिंग पीरियड के कंटेक्स्ट में, तो बाद में अगर वो वापस भेजेगा तो उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट किया होता है। ये थे इसके एमसीक्यूज, और इसी के साथ हमारे 60 मार्क्स दोस्तों कंप्लीट हो गए। इट मीन जो मेजर चंक था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर दिया आपके सिलेबस में। अब हमारा जो बचता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बचते हैं, वो बहुत आसान है, जिसमें हमें पढ़ेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, आसान है। उसके बाद हमें करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने अभी तक नहीं किया होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ना है। यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूँगा कि जो मेरे फाउंडेशन के उधर ग्रुप में, उनको पता ही है कि मैंने फाउंडेशन 12th के लिए पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ा लिया है, तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग क्या करो, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो है इस ICAI की बुक से वो सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत आसान है। आपने अगर पार्टनरशिप 12th में की आपको आएगा, तो पार्टनरशिप और कंपनी आप 12th के प्लेलिस्ट से कर सकते हो, और सिर्फ डिसोल्यूशन आपको नहीं करना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप तब तक अगर आपको बाकी चीज़ें होगी और आपके पास टाइम है, आप पहले उनको जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि वो भी 20 मार्क्स है, तो 60 + 20 मार्क्स आज की डेट में हमारे 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए। मैं ये 20 मार्क्स करा दूंगा पार्टनरशिप और कंपनी के, बट अगर आपके पास टाइम है अभी, आप जल्दी जल्दी वो वाले लेक्चर्स भी देखो पार्टनरशिप के, एक्सेप्ट फॉर द डिसोल्यूशन, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और शेयर्स और डिबेंचर्स के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो भी देखो, और इस बुक के कंटेक्स्ट में देखो कि आपको वो सॉल्व करने आते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने 12th पढ़ा होता है, और जिन्हें मेरे पास पढ़ा है उनको तो बिल्कुल अच्छे से आता है, और किए भी है कुछ स्टूडेंट ने। तो आपके 80 मार्क्स एज ऑन डेट आराम से हो गए, और आज है 17 मार्च, अभी 3 महीने आपके एग्जाम को, और 80 मार्क्स आपके आज कवर हो गए। नेक्स्ट 10-15 दिन में हम वो 20 मार्क्स और करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ द मार्च आपके 100 मार्क्स कवर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और कोशिश करनी है हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना। ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपके मॉक टेस्ट पेपर भी लूँगा, तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपके बिल्कुल साथ रहूँगा एग्जामिनेशन डे तक। बस आपको अपना बेस्ट देना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।